आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक से दो खास मेहमानों को किया जाए स्वागत। लो, अभी मेहुल जी की बात कर रहे थे, मेहुल जी आ गए। मेहुल जी, आपने कहावत सुनी है ना, वो भगवान का नाम लो भगवान हाजिर। अभी अब आपको याद कर रहे थे, मेहुल जी ने कल डॉक्टर रेड्डी से रिकमेंड किया था, तो पहले तो आप आई गए तो उस पर अपडेट दीजिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, आप तो अभी याद कर रहे थे, मैं कल से याद कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बहुत बधाई लेटेंट क्यू के लेकिन बाद। मैं तो आया नहीं ना, याद करते मैं तो आया नहीं ना सामने। बिल्कुल लेटेंट व्यू आपके माफ कीजिएगा, आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में वो भी रहा है। अपडेट उस पर भी दीजिए जी। देखिए अनिल जी, लेटेंट व्यू की पहले बात करते हैं। दिवाली पिक हमने भी सिलेक्ट की थी और आपकी भी दिवाली पिक थी, तो यहाँ पर टारगेट्स तो काफी बड़े हैं हमारे। अभी तो जस्ट ये काउंटर निकला है, तो इसमें बने रहिए। आज ही तो ब्रेकआउट आया है, अभी शुरुआत हुई है, तो 650-700 तक के लेवल्स बहुत फास्ट आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं, तो बने रहिए लेटेंट व्यू में। दूसरा अपडेट जो डॉक्टर रेड्डी का था, जो कल हमने 10 की कमाई में दिया था, तो उसमें हमारा जो टारगेट है अनिल जी 6200 का है। सो उसमें उसी टारगेट से बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस हमारा 5300 का है। ओके, तो ये है डॉक्टर रेड्डीज पे राय आपके बने रहने की। और लेटेंट व्यू पर एक बार फिर से बताएं सर, टारगेट क्या रखे हैं आपने? तकरीबन 750 के आसपास के रखे। नवरात्रि पिक थी शायद, ये मुझे याद है, दिवाली नहीं, नवरात्रि। 750 के टारगेट है। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। आइए अब मुलाकात की जाए। हेमांग सर भी हमारे साथ है। हेमांग सर बताएं सर, मेहुल जी वापस आ रहा हूँ, थोड़ी सांस ले लें। आपको जो अभी हल्का सा वो शौक लगा है उससे आप उभर जाए, उसके बाद तब तक मैं हेमांग सर से ले लूँ उनकी पसंद की लॉन्ग टर्म पिक। बताएं सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। और मेरी जो एसपीएल मिड कैप में पहली पिक है वो है केईआई इंडस्ट्रीज। उसका टारगेट रहेगा लगभग 3100, लगभग 12% की अपसाइड देख रहे हैं। तो ये कंपनी अनिल जी एक प्रोमिनेंट केबल एंड वायर कंपनी है, और हम देख रहे हैं कि ये इंडस्ट्री के अंदर जो ग्रोथ है वो काफी अच्छा हो रहा है। लगभग 500 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो जाएगी अगले 8-10 साल में, तो काफी बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है। और अक्रॉस दी कैटेगरीज, इंस्टीट्यूशनल रिटेल में काफी अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। रिसेंटली कंपनी ने 1000 करोड़ का केपेक्स भी किया था, और जो तिमाही नतीजे आए थे उसमें भी जो प्रॉफिट है वो लगभग 18% का ग्रोथ था। इंडस्ट्री के ऊपर आउटलुक अच्छा है। कंपनी क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हमें लगता है कि इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से काम करना चाहिए। और टारगेट जैसा मैंने कहा लगभग 3100 रुपीज का है, जो कि लगभग 12% की पोटेंशियल अपसाइड दे सकता है। ओके, ये है आपके लिए राय। 3100 रुपये के टारगेट के लिए हेमांग सर को पसंद है केईआई इंडस्ट्रीज, यहाँ पर करें खरीदारी। बहुत ही बढ़िया। मेहुल जी बताएं सर, आपकी लॉन्ग टर्म पिक। अनिल जी, आज की जो लॉन्ग टर्म पिक है वो है रिको ऑटो। रिको ऑटो थोड़ा सा चल पड़ा है, तो 95 के पास मिल रहा है। 95 से 92 के रेंज में धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कीजिए। 84 का स्टॉप लॉस है हमारा, 112 का टारगेट है। 4 महीनों से 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, और आज ये ब्रेकआउट आ चुका है 95 92 के ऊपर। जो कंफर्मेशन आ गया था ये ब्रेकआउट का, और उसके बाद अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। सो मैं समझता हूँ आने वाले 2-3 महीनों में 112 तक के टारगेट्स इजीली अचीव हो सकते हैं रिको ऑटो में, बिकॉज मोमेंटम वाला काउंटर है, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए रिको ऑटो, यहाँ पर रखनी है आपको नजर। आइए हिमांशु जी से ली जाए उनकी 10 की कमाई की पिक। हिमांशु बताएं सर। जी दीप, गुजरात पीपावर्ड पोर्ट्स जीपीपीएल, मुझे लगता है ये स्टॉक, ये सेक्टर ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहा है, और ये स्टॉक भी एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है कि एक अपमूव के लिए तैयार है। 140 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। मेरा मानना है कि इन लेवल्स पर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पर 132-133 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं, और आने वाले कुछ हफ्तों में मेरा मानना है कि यहाँ पर 170-175 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो गुजरात पीपावर्ड पोर्ट्स आज मेरी तरफ से 10 की कमाई के लिए खरीदारी करके चलने की सलाह। ओके, गुजरात पीपावाव पोर्ट 10 की कमाई के लिए हिमांशु जी को है पसंद। ये स्टॉक यहाँ पर रखे आप नज़र, ये कमाल कर सकता है। 132 का स्टॉप लॉस लगाकर 170
175 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। आइए, जैसा मैंने आपको कहा, 10 से 11 के बीच में आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है, इधर उधर होना नहीं, क्योंकि एक के बाद एक टॉप मैनेजमेंट आपके लिए आ रहे हैं। और ये वो मैनेजमेंट है जो पहली बार आपसे मुलाकात कर रहे हैं, और आपको इनसे मिलना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके आईपीओ बाज़ार में खुल रहे हैं, और तभी आप मन बना पाएंगे कि आईपीओ में पैसे लगाएं, नहीं लगाएं तो कितने ज़ोर से लगाएं। तो आइए एक और कंपनी से करवाता हूँ मुलाकात, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। नाम से समझ गया, फेडरल बैंक की सब्सिडी कंपनी है और रिटेल पर फोकस करने वाली ये एनबीएफसी फाइनेंस कंपनी है। डिपॉजिट नहीं लेती है, लेकिन एमएसएमई को और बाकी कस्टमर्स को गोल्ड लोन देने का कारोबार है कंपनी का। और देश की प्राइवेट बैंक से जो प्रमोटेड एनबीएफसीज हैं वो कुल मिला के 5 है, उनमें से एक ये भी है। और बाकी तो आपको बताइए, फेडरल बैंक की तरह इन्हीं की 17 राज्यों में ब्रांचेज हैं। दक्षिण और पश्चिम भारत में ज़बरदस्त पकड़ फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज की है। आइए आईपीओ की जानकारी दे दूँ। कल आईपीओ खुलेगा, 24 को होगा बंद। 133 से 140 रुपये का रखा गया है प्राइस बैंड, और इशू की जो साइज़ है 1092 करोड़, यानी कि 1100 करोड़ समझ लीजिए राउंड फिगर में। 600 करोड़ का फ्रेश इशू है और 500 करोड़ एक तरह से समझ लीजिए ऑफर फॉर सेल है। 5165 करोड़ का मार्केट कैप बनेगा ऊपरी प्राइस बैंड पर। मुलाकात किससे करेंगे? हम कंपनी के एमडी और सीईओ अनिल कोथुरी साहब कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर ने आंध्रा यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बीटेक, और आईआईएम अहमदाबाद से भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया हुआ है। मॉर्गेज, एसएमई फाइनेंसिंग, ऑटो लोन, हाउसिंग लोन, अनसिक्योर्ड लेंडिंग, ये सारे जो बिजनेसेस हैं उसमें कोथुरी साहब का लगभग 30 सालों का लंबा गहरा अनुभव है। एडलवाइज हाउसिंग फाइनेंस और सिटी बैंक जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का भी सर का बड़ा अनुभव रहा है। कोथुरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया अपने आईपीओ पर बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले तो बताएं कि फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज आपका बिजनेस मॉडल क्या है, और ये बिजनेस मॉडल दूसरे एनबीएफसी से किस तरह से अलग और यूनिक है? हमारा मिशन स्टेटमेंट है टू एम्पावर इमर्जिंग इंडिया विद इजी एक्सेस टू लोन्स। राइट सर। दैट मीन्स वी केटर टू द स्मॉल सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर, और छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर जो है, he is very underserved in our country. It's estimated that only a fifth of the demand actually gets catered to for this kind of customer. Now we serve this customer and we provide him working capital loans. We do it either against mortgage of property or against a pledge of gold, or sometimes we do it unsecured. That is our business model. Now the customer that we cater to, that's an emerging and growing segment, and the supply into this segment is far lower than the demand that this segment has at this point in time. तो कितना आपका पोर्शन जो है वो सिक्योर्ड लेंडिंग है और कितना अनसिक्योर्ड? हमारा 86% सिक्योर्ड लेंडिंग है, 14% अनसिक्योर्ड है। एंड जो अनसिक्योर्ड देते हैं हम वो कैश फ्लो देख के देते हैं, एंड इट इज फॉर वर्किंग कैपिटल। अनसिक्योर्ड जो देते हैं 3 साल में रीपे हो जाता है। कोथुरी साहब, सर ये बताएं कि फेडरल बैंक आपका प्रमोटर है, राइट? तो फेडरल बैंक के साथ आपके बिजनेस में क्या सिनर्जीज हैं? और दूसरा, फेडरल बैंक थोड़ी स्टेक भी बेच रहा है शायद, राइट? क्या रीज़न है कि उनके पीछे बेचने के पीछे? मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब दूंगा। जी। फेडरल बैंक करीब अपने स्टेक का 2% बेच रहा है, सो 98% ऑफ इट्स स्टेक इट इज कंटिन्यू टू रिटेन, एंड पोस्ट इशू फेडरल बैंक विल कंटिन्यू टू होल्ड 62% ऑफ फेडफिना. That means that we will continue to be a majority subsidiary of FedFina. Now, the business of FedBank Financial Services is complementary to that of Federal Bank. Federal Bank का जो target market है, it is the established self-employed or salaried customer. हमारा customer जो है is the small self-employed customer. Okay? हमारा average ticket size जो होता है mortgage loan का वो 12-13 लाख का होता है, वो Federal Bank का 80 लाख से 1 करोड़ तक होता है. So it's a dimensionally different customer that we cater to. Also, we are present in almost 600 branches all outside Kerala. Federal Bank is present in 1,300 branches, of which half in Kerala and half outside Kerala. So what FedFina does is to actually complement Federal Bank's operations by targeting a different segment of customers.
ओके, परफेक्ट। सर, एसेट क्वालिटी को लेकर एक सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ। फाइनेंशियल 21 में आपकी एसेट क्वालिटी ग्रोथ और नेट लेवल पर काफ़ी मजबूत दिख रही थी। 1% से आसपास ग्रोथ लेवल पर एनपीए अब बढ़कर 2.25% के आसपास है। नेट लेवल पर भी थोड़े बढ़े। क्या रीज़न है जहाँ एक और इंडस्ट्री में एसेट क्वालिटी बेहतर हो रही है, आपकी एसेट क्वालिटी थोड़ी सी कमज़ोर हुई है? ये दो कारण होते हैं। एक तो हमारे छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर होते हैं whose कैश फ्लोज आर नॉट रेगुलर लाइक अ सैलरीड कस्टमर, सो इनका कैश फ्लो आगे पीछे होता है, तो उस हिसाब से दे मे नॉट बी एबल टू अडियर टू द एंटायर टू द नॉर्म ऑफ 90 डेज पास ड्यू। दूसरा, रिजर्व बैंक ने जो एनपीए का नॉर्म बदला है 21 और 23 के बीच में, उसका नतीजा ये है कि कोई एक बार एनपीए हो तो पूरे इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा बिफोर ही बिकम्स कॉल्ड रेगुलर। सो दैट इज द सेकंड थिंग दैट हैज हैड एन इम्पैक्ट. And the third factor also is that our gold loan business has been growing, and while customers become NPA in that, they invariably regularize by the 150th day, either through redeeming their gold or sale of their gold. ओके, तो ये तीन कारण है जी। हाँ, सो पर्पज बेसिकली वो बुक एंट्री टाइप है, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रोविजंस इवेंचुअली वो आपके एनपीए वैसे कन्वर्ट नहीं होते, बैड लोन्स नहीं है, वो इवेंचुअली रिकवर हो जाते हैं बिकॉज यू हैव सिक्योरिटीज। Okay, that's right. We have almost nothing than 720 days past due, so they get covered in that time frame. अच्छा सर, आपका मैं पढ़ रहा था कि आप डिपॉजिट तो लेते नहीं है, इसका मतलब सारा आपका जो रॉ मटेरियल है यानी पैसा, आप जो फंड्स है वो तो कहीं बैंक से ही बोरो करते होंगे, फेडरल बैंक या दूसरे बैंक से, राइट? तो अब ये बताएं सर, अभी ये जो आरबीआई का पिछले हफ्ते जो नया रूल आया है कि भाई अब रिस्क वेटेज बढ़ाया जा रहा है, क्या उससे कुछ बोरोइंग कॉस्ट आपकी बढ़ेगी? We are trying to establish the impact of the RBI circular on our operations, but here are my preliminary thoughts. हम जो लोन देते हैं स्मॉल सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर को देते हैं, so which is why almost everything that we do is priority sector lending. Okay? So banks are incentivized to lend to NBFCs for priority sector lending. Okay, so that will be countervailed by the fact that the risk weight on lending to NBFCs has gone up. So I think while there will be an impact, the fact that we lend to PSL, for that reason, I expect the impact to be muted. ओके, अच्छा सर, आपकी जो मैं कॉस्ट ऑफ बोरिंग देख रहा था, एमएसएमई में आपकी सेकंड बेस्ट कॉस्ट ऑफ बोरिंग है इंडस्ट्री में, गोल्ड लोन में थर्ड बेस्ट है, मतलब आप बहुत अच्छा बोरो कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं सर ये, मतलब इतनी कम कॉस्ट कैसे फिर आपकी? इसका कारण बहुत सिंपल है। We are a majority subsidiary of Federal Bank, so even though our rating is AA now, lots of banks find it attractive and they are comfortable to lend to us because their belief is that a subsidiary of Federal Bank will not default. So I think this is the confidence that causes them to give us a better pricing than even AA plus companies on occasion. मैं चेक कर रहा था कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपके 8% के आसपास है, 8.25%, वो इंडस्ट्री में थोड़े लोएस्ट है। रिटर्न ऑन एसेट्स आपका 2.3%, वो भी कम है, क्योंकि आप चूंकि डिपॉजिट नहीं लेते हैं इसलिए आप मार्जिन्स और आरओए उतना मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जी नहीं, इसका कारण ये है कि हमारा कैपिटल जो है, ओके, as of March, our capital, tier 1 capital was about 16%. And lots of other companies our size have capital to the extent of 30 or even 50%. इसका ये नतीजा होता है कि you don't pay interest on the quantum of your borrowings that are funded by capital, whereas we pay interest on a greater proportion of our funds. So that is how the arithmetic works. But otherwise, if you look at our spreads are comparable to the best in the industry. ओके, परफेक्ट सर। अनिल कोथुरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, डिटेल में आपने अपने आईपीओ के बारे में हमारे दर्शकों से बातचीत की, पूरी इन्फॉर्मेशन दी। बेस्ट विशेस फॉर योर आईपीओ, और उम्मीद करें सर कि बहुत अच्छा तगड़ा रिस्पॉन्स आपके आईपीओ को मिले। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनिल। तो ये थे आपके लिए टॉप मैनेजमेंट फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के। यहाँ पर आईपीओ कल खुलने जा रहा है, इस पर रखिएगा नजर। कल सुबह इसका आपको मिलेगा पूरा का पूरा विश्लेषण, और अभी मिलेगा आपको एक छोटा सा ब्रेक, 2 मिनट का।
स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 10 की कमाई। बढ़िया मूड में है बाजार। 150 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, करीब 90 पॉइंट ऊपर निफ्टी ट्रेड करते दिख रहा है आधे % की तेजी के साथ। आइए पोजिशनल पिक्स ली जाए एसपीएल मिड कैप्स में हमारे मेहमानों के साथ। हिमांग सर बताएं आपकी आज की पोजिशनल कॉल कौन सी रहेगी? दीपांशु, मेरी जो पोजिशनल पिक है वो है एचपीएल पावर। टारगेट प्राइस रहेगा 395, लगभग 15% की अपसाइड देख रहे हैं ये कंपनी में। तो एचपीएल पावर के जो 2 की ग्रोथ एरियाज है उसमें एक है डिफेंस एविएशन बैटरीज, जहाँ पे अच्छी ग्रोथ विजिबिलिटी है विद वेरी गुड एबिटा मार्जिन्स, और दूसरा जो है वो रेल सिग्नलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी बनाती है उसके अंदर भी काफी अच्छा हाई मार्जिन और हाई ग्रोथ पोटेंशियल सेगमेंट्स है। तो ये कंपनी एक जो डिफेंस और रेलवे के रिलेटेड थीम है उसमें काफी फिट बैठती है, और रिसेंटली जो क्वार्टरली नतीजे आए थे उसमें जो प्रॉफिट ग्रोथ था वो 30% था। तो हमें लगता है कि इसमें एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल बन सकता है। टेक्निकल स्ट्रक्चर भी कंपनी का अच्छा है। तो टारगेट प्राइस 395। 395 के टारगेट ले एचबीएल पावर यहां पर करनी है आपको खरीदारी। मेहुल जी आपकी पोजिशनल पिक सर? दीपांशु, आज की पोजिशनल पिक है मेरी ईपीएल लिमिटेड। ईपीएल लिमिटेड 200 के पास चल रहा है। 180 के स्टॉप लॉस इसमें खरीदारी करनी है। 240 का टारगेट रहेगा। रिसेंटली करेक्शन आया था, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था 200 दिन के मूविंग एवरेज पे, एक्सपोनेंशियल एज वेल एज सिंपल मूविंग एवरेज पे। राइट नाउ ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कंफर्मेशन आ जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत ही नजदीक है इस ब्रेकआउट के। 202 के ऊपर ये ब्रेकआउट है शायद, तो ये कंफर्मेशन आ जाएगा और ये हम प्रीएम्प्ट करें कि ब्रेकआउट आएगा तो उसके हिसाब से बड़ा टारगेट निकल के आता है 240 तक का। तो ईपीएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 180 का स्टॉप लॉस रहेगा। 20% के अपसाइड टारगेट ईपीएल, ये है आपके लिए राय मेहुल जी की तरफ से। आइए हिमांशु जी की 10 की कमाई का स्टॉक भी माफ कीजिए, हिमांशु जी ने गुजरात पेपर देख दिया। राकेश जी कुणाल जी की 10 की कमाई का स्टॉक बाकी है। सर बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक कौन सा रहेगा? देखिए दीपांशु, 10 की कमाई में मैंने और राकेश जी ने फिर एक बार चुना है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट यानी कि GAEL को, जिस पर हमने पहले भी नीचे के लेवल्स पर खरीदारी की राय दी। स्टॉक में एक जबरदस्त अपमूव हमने देखा और लगभग 385-390 का हाई बना लेने के बाद स्टॉक करेक्ट हुआ, वापस से ट्रेंड रिज्यूम होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप इसका वीकली मंथली चार्ट देखते हैं तो एक बड़ा ब्रेकआउट भी चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए गिरावट में खरीदारी की राय है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स पर। ओवर टू राकेश जी। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। 370 के अराउंड चल रहा है। गिरावट में 350-355 के अराउंड मिले तो बेहतरीन लेवल्स हैं। 6 से 8 महीने का नजरिया बनाना है। 460 के टारगेट के लिए गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में निवेश की राय। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स यहां पर करिए आप खरीदारी, ये राय आ रही है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। आइए एक बार कमोडिटी मार्केट का भी चेक ले लेते हैं और देखते हैं वहां पर आज कैसा एक्शन हो रहा है। 1.5 घंटा हो गया कमोडिटी बाजार को खुले हुए। अच्छी बात है, रुपए में आपको स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। वहां से कोई परेशानी इस समय के लिए नहीं बनी है जहां तक रुपए का सवाल है। कच्चे तेल की बात करेंगे तो यहाँ पर आज सुबह थोड़ा पुल बैक है। वैसे 2 दिनों में एक बाउंस बैक जरूर आपको कच्चे तेल में आते हुए दिख रहा है, बट आज 1% नीचे आपको कच्चा तेल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। नेचुरल गैस में थोड़ी खरीदारी आ रही है, बट ज़्यादा एक्शन आपको सोने में बनते हुए दिख रहा है। सोने में अच्छी खासी खरीदारी आज आती हुई दिख रही है। सिल्वर भी आपके लिए ऊपर है, इनफैक्ट 0.5% ऊपर आपको इस समय सोने के भाव दिख रहे हैं। 61,000 का लेवल सोने ने अभी अभी क्रॉस किया है, तो वहाँ पर थोड़ा बड़ा एक्शन बन रहा है आपके लिए। इसके अलावा नजर रखिए सिल्वर पर, यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी हो रही है। और बेस मेटल्स ये भी आपके लिए आज एक्टिव हो रहे हैं। कॉपर में खरीदारी दिख रही है, लेड थोड़ा सुस्त है, बट जिंक और एल्यूमिनियम यहाँ पर भी पॉजिटिविटी बनी हुई है। तो अक्रॉस बेस मेटल्स खरीदारी आपको दिख रही है और बाकी कमोडिटीज़ में थोड़ा उतार चढ़ाव वाला एक्शन आ रहा है। बट आज कुछ खास प्रायोजन किए गए हैं जहां तक हमारे 11:30 बजे के सेगमेंट का सवाल है। जिस तरह से कमोडिटी मार्केट में आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मूव्स आपको आती हुई दिख रही हैं। गोल्ड में 61,000 का लेवल आज गोल्ड ने क्रॉस किया है। गोल्ड बढ़ने लगा, ये हमारा खास शो होने वाला है 11:30 बजे। 61,000 का ये जो लेवल गोल्ड ने क्रॉस किया है, इस पर करेंगे खास फोकस। तो सोने पर रखनी है नजर। बिल्कुल रखेंगे। गोल्ड बढ़ने लगा, ये है आज की हमारी थीम, जिस पर 11:30 बजे विशेष डिस्कशन आपको देखने को मिला। देखो कितनी अच्छी बात है, दिवाली के आसपास गोल्ड सस्ता हो गया। जिनको धनतेरस पर दिवाली पर खरीदना था उन्होंने खरीद लिया, अब वापस मजबूत होता दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे, एक और टॉप क्लास मैनेजमेंट से करेंगे मुलाकात। उससे पहले जय के लिए एक बिगुल, जय का जैकपॉट।
बताइए जय। एंटायर लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में जबरदस्त मोमेंटम है। कुछ दिनों पहले मैंने एचडीएफसी लाइफ रेकमेंड किया था, वहां पे अच्छा मूव देखने मिला। एसबीआई लाइफ अच्छा चला है। आईसीआईसीआई प्रू का अनिल जी 570 का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन खरीदे, ₹4.80 ₹5 ये रेंज में चल रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 2.20 का। सो ₹4.80 ₹5 के रेंज पे खरीदे, ₹2.20 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट्स अनिल जी इसके निकल रहे ₹11 से लेकर ₹16 जी, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो सकता है। रीजन बिजनेस जबरदस्त मोमेंटम है, मुझे ऐसा लग रहा है रिस्क लोड बढ़िया है। एटलीस्ट टिल द एक्सपायरी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लगभग 585 590 तक के लेवल्स आपको स्पॉट फ्यूचर में देखने मिल सकते हैं। शायद एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने मिल रहा है, लॉन्ग बिल्डअप है। सो आईसीआईसीआई प्रू अंडर परफॉर्म किया है, एसबीआई लाइफ एंड एचडीएफसी लाइफ को यहाँ से भी कैचअप कर सकता है आगे। तो ये है आपके लिए आए 570 वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है आईसीआईसीआई प्रू का ₹5 के आसपास। जय की तरफ से ये ऑप्शन की स्ट्रेटजी। आइए शॉर्ट टर्म पिक्स का भी वक्त है और हेमांग सर बताएंगे हमें एचबीएल पावर के बाद उनकी पसंद की शॉर्ट टर्म पिक। बताएं सर। जी, मेरी जो शॉर्ट टर्म पिक है वो टार्क लिमिटेड है, जो कि डीमर्ज एंटिटी है अनंत राज की। उसका करंट प्राइस चल रहा है लगभग 118 और मेरा जो टारगेट प्राइस है वो 140 का है। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर ये टार्क जो है वो एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। और अगर आप देखें रिसेंट कॉन कॉल्स और जिस तरह के फ्रेश सेल्स और ऑर्डर बुक वगैरह है, उसको देखते हुए हमें लगता है कि ये सेगमेंट के अंदर एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल बना रहेगा। तो हम समझते हैं कि टेक्निकल स्ट्रक्चर वाइज भी इसके अंदर लगभग 18 to 20% का अपसाइड का केस बनता है। तो टार्क वुड बी द शॉर्ट टर्म पिक। ओके, तो ये है आपके लिए टार्क। ये अनंतराज से अलग हुई ये वाली कंपनी है ये? सर, ये अनंतराज का अप्रैल 21 में जो एक डीमर्ज यूनिट था वो लिस्ट किया है अलग से, जो कि दिल्ली मार्केट में लग्जरी रियल एस्टेट के अंदर काम करती है। ओके, वंडरफुल, क्या बात है। तो टार्क ये है वो कंपनी जहाँ पर खरीदारी करने की राय हेमांग सर की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए मेहुल जी की तरफ से क्या राय आ रही है जरा समझ लें। मेहुल जी ने ईपीएल ये पसंद किया था पोजिशनल पिक के तौर पर। बताएं सर आपकी शॉर्ट टर्म पिक। सर जी, आज की जो शॉर्ट टर्म पिक है वो है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, 259 के आसपास ट्रेड कर रही है। 240 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करनी है। 298 का टारगेट रहेगा ब्लैक बॉक्स का। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, रिसेंटली एक ब्रेकआउट आया था इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, उसके बाद कंसोलिडेट किया। इस स्टॉक ने थोड़ा सा ब्रीथर लिया, अब फिर से ऊपर जाने को तैयार है। सो बाय कीजिए ब्लैक बॉक्स, टारगेट 298। ओके, ब्लैक बॉक्स ये है आपके लिए राय आती हुई हिमांशु जी की तरफ से। इस बीच एक बार थोड़ा बाजार पर नजर डालिए। स्टॉक्स में थोड़ा बढ़िया रोटेशन इस समय आपको बनते हुए दिख रहा है और कई सारे काउंटर्स हैं जो मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्स फाइनेंशियल पर एक अच्छा खासा स्पाइक आया, 3.25% की बढ़िया मूव इस काउंटर पर आती हुई दिख रही है। एनबीएफसीज और फाइनेंशियल थोड़ा एक्शन आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। आईसीआईसीआई प्रू भी मूव कर रहा है, बिल्कुल ये सारा स्पेस बड़ा मजबूत होता दिख रहा है। आइए इसी मजबूती में बढ़ते हैं। अगर आज मैंने आपको कहा 10 से 11 के बीच में इधर उधर होना मत, मैं आपको एक के बाद एक टॉप क्लास मैनेजमेंट से मिलाने वाला हूँ, वो भी आईपीओ से रिलेटेड। तो अगला मैनेजमेंट भी एक और उसी कंपनी से है जिसका आईपीओ बाजार में कल खुलने जा रहा है, फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज। फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज, फ्लेयर पेन का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। 1986 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी पार्टनरशिप फर्म के तौर पर। और राइटिंग इंडस्ट्री में जो लिखने के लिए पेन वेन होते हैं, उसमें टॉप 3 कंपनियों में ये कंपनी शामिल है। 9% मार्केट शेयर है, 45 साल से ज़्यादा पुराना ब्रांड है। फ्लेयर के अलावा होसेर और साथ ही पियरे कार्डिन जैसे कई सारी ब्रांड्स हैं जो इस कंपनी की बड़ी फेमस है। सारे पेन, स्टेशनरी, इसके अलावा कैलकुलेटर्स, कस्टमाइज गिफ्ट, हाउसवेयर प्रोडक्ट, ये सब कंपनी बनाती है और 11 प्लांट कंपनी के पास में है। इशू की जानकारी ले लीजिए मुझसे आप। कल इशू खुलेगा, 24 को बंद होगा। कल 3 इशू खुलने जा रहे हैं जिसमें से एक ये भी है। बेसिस ऑफ और उसके बाद आपके लिए प्राइस बता दूं, 288 से 304 रुपये, इनफैक्ट कल 4 खुल रहे हैं। 288 से 304 रुपये प्राइस बैंड रखा गया है इसका। फ्रेश इशू जो है वो 292 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 300 करोड़ का। ब्रॉडली ये समझ लें 300 करोड़ का, 300 करोड़ का फ्रेश इशू, 300 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। साइज़ होगी आपकी 600 करोड़ की। मार्केट कैप 3,200 करोड़ रुपए के आसपास का बनता है इस कंपनी का। आइए टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहा है फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज से। पहले तो प्रमोटर और एमडी
विमल चंद राठौर साहब हमारे साथ हैं, जिन्हें इन इंडस्ट्री का करीबन 40 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है और सर सी इंस्टीट्यूट के भी मेंबर हैं। बंगलुरु यूनिवर्सिटी से सर ने बीकॉम यानी कि ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया है और आप प्रोमोटर हैं ही। इसके अलावा हमारे साथ कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर मोहित राठौर साहब भी शामिल हो रहे हैं, ये भी प्रोमोटर हैं और 23 साल से ज़्यादा का अनुभव मोहित राठौर साहब का भी इस इंडस्ट्री का है। और आपने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कल से आपका आईपीओ खुलने जा रहा है। अच्छा, मुझे नाम से बुलाना पड़ेगा क्योंकि आप तो दोनों राठौर हैं। विमल जी, सबसे पहले सर आप समझाएं एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल आपकी कंपनी का क्या है। ज़्यादातर आप पेन बेचने का काम करते हैं, इसके अलावा और किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, क्या बिजनेस है आपका सर, ये समझाएं। हम लोग पिछले 45 साल से राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं। हमारा मेन बिजनेस राइटिंग इंस्ट्रूमेंट पेन बनाने का ही है और हम रिसेंटली अभी स्टेशनरी बिजनेस में भी एंटर कर चुके हैं और अभी लेटली हम प्लास्टिक्स का हाउस होल्ड के आइटम्स भी बना रहे हैं और मेटल में है तो वाटर बॉटल बनाने का प्लांट बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो इसमें सिर्फ मैं एक चीज ऐड करूंगा कि आज करंटली हम इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट राइटिंग इंस्ट्रूमेंट कंपनी है। जो हमारे 700 रेंज जो प्रोडक्ट्स है वो है बॉल पेन, जेल पेन, मेटल पेन्स। इसके अलावा हम काफी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं जैसे कि मैकेनिकल पेंसिल्स हो गए, मार्कर्स, हाइलाइटर्स। इसके साथ साथ में जैसे कि अभी इन्होंने भी बताया कि वी आर आल्सो वेंचरिंग इनटू स्टील बॉटल कैटेगरी जो कि वैक्यूम फ्लास्क है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू एडिशन ऑफ वर्टिकल जो हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में होगा। एंड अदर देन दैट जैसे कि आपने ऑलरेडी सभी को बता ही दिया है कि वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। हम केटर करते ऑलमोस्ट 2400 विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज के अंदर पूरे भारत में। एंड एट द सेम टाइम वी आर ऑल द ब्रांड्स, बी इट फ्लेयर, हाउजर, पियर कार्डन, एक स्टडी ग्रोथ से मार्केट के अंदर ग्रो कर रहे हैं विद अ डीप पेनिट्रेशन। बात है। तो विमल जी ये बताएं सर, जैसे पेन वगैरह में तो आपकी बड़ी लीडरशिप है, टॉप 3 कंपनियों में आपका 9% मार्केट शेयर है, लेकिन ये अब हाउसवेयर कैटेगरी में जो जा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि नए प्रोडक्ट, इसमें तो बड़ा भारी कंपटीशन है, ऑर्गेनाइज भी, अनऑर्गेनाइज भी। तो इसमें घुसने का रीज़न क्या है? और फिर दूसरा ये कि फिर मार्जिन आपके मजबूत रह पाएंगे या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा थोड़ा? देखिए, इसमें जहां तक हाउसवेयर की बात आती है तो वी आर नॉट एग्जैक्टली एंटरिंग हाउसवेयर। ये हम स्टील बॉटल्स के अंदर एंटर कर रहे हैं। बेसिकली स्टील बॉटल्स के अंदर एंटर करने का हमारा यही मकसद था कि हमारा एक ओईएम कस्टमर है यूएस का, जिन्होंने हमें आइडिया दिया कि आप वैक्यूम बॉटल हमारे लिए बनाइए बिकॉज एज दे आर चाइना +1 स्ट्रैटेजी। एंड वी ग्रैब्ड इट बिकॉज ये हमारी जो बेसिक फिलॉसफी है टॉप लाइन की और हेल्दी बॉटम लाइन की, उसको मीट कर रहे थे। एंड एट द सेम टाइम कस्टमर बेस की जहां तक हम बात करें वो भी सिमिलर थे। स्कूल स्टूडेंट्स देखिए, ऑफिस गोअर्स है या होम यूज के लिए। एंड इट वाज अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ चाइना इंपोर्ट बिकॉज करंटली आज मैक्सिमम वैक्यूम बॉटल्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। सो ये हम भी एंडोर्स करते हैं, जो एक स्ट्रैटेजी है कि मेक इन इंडिया स्ट्रैटेजी को हम एंडोर्स कर रहे हैं भारत के अंदर। मोहित जी, आपका विमल जी का सरनेम सेम है तो आप रिलेशन में भी होंगे शायद? या मैं इसका अंकल हूँ। अच्छा। एक्चुअली जी, या हमने मेरे एल्डर ब्रदर ने ये कैपिटल स्टार्ट की थी और मैंने थोड़े साल के बाद में मैंने ज्वाइन किया था और बाद में नेक्स्ट जनरेशन राजेश, मोहित, सुमित, वो फिर बाद में बिजनेस में एंटर किए। तभी हम 5 लोग सब बिजनेस में हैं। तो विमल जी ये तो अमेरिका में पढ़ के आए, तो फिर इन्होंने ये नहीं बोला हम तो अमेरिका में ही रहेंगे, वहीं सेटल होंगे, वहीं काम करेंगे, यहाँ तो आप कर रहे हो, करते रहो? नहीं, हमारा बिजनेस देख के उसको तो हमारे सब बच्चे और भी बच्चे अमेरिका में पढ़े हुए हैं, सब अमेरिका से आए हुए हैं और अभी बिजनेस में सब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए, इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और बताएं मोहित जी कि अभी आपकी कंपनी 77% कैपेसिटी पर चल रही है, राइट? अब क्या आगे प्लान है कैपेसिटी बढ़ाने का? कब तक बढ़ जाएगी ये जरा समझाएं, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, अगर हम ओवरऑल आईपीओ के बारे में बात करें तो एक छोटी सी खाली इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि करंटली हम 666 करोड़ रेज किए, जिसके अंदर 365 करोड़ इज द प्राइमरी, और जो प्राइमरी रेज किया उसके अंदर ऑलरेडी हमने 73 करोड़ का प्री आईपीओ अलॉटमेंट कर दिया है फॉर राइडो वेंचर्स को, विच इज अ पार्ट ऑफ इनाम ग्रुप। इसके अलावा 143 करोड़ इज गोना गो इन ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे हमारी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। एट द सेम टाइम
other stationery and steel bottle category की. 43 crores would be given to the repayment of debt. 77 would be additional working capital, and balance would be used in GCP. So overall अगर हम देखें तो हमारी कैपेसिटी जो आज की तारीख में 200 करोड़ पेन बनाने की है सालाना, वो बढ़ के हो जाएगी 235 करोड़ पेन्स एनुअली. ठीक है. अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि आपके जो डेटर्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मैं देख रहा था कि वित्त वर्ष 2021 में 116 करोड़ के आसपास थे, पहली तिमाही में इस बार 200 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं, जो लगभग आपकी सेल्स का 80% है. क्या रीज़न है सर, और क्या ये कम हो सकते हैं? हाँ जी, अगर मैं ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करूँ तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इनफैक्ट लास्ट 2 साल में हमने ट्रेड रिसीवेबल्स कम ही किया है. ये आपको नंबर ज्यादा दिख रहे हैं बिकॉज हमारा सेल काफी जंप किया है लास्ट 2 सालों में. इसके लिए आपको ये 200 करोड़ दिख रहा है बिकॉज एनुअली अगर ऐसे देखें तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स इज इन लिमिट ऑफ 60 डेज. ठीक बात है. अच्छा, एड एक्सपेंसेस के बारे में बताइए. ये भी आपके बढ़ रहे हैं, करीबन आपने 2% अपना रेवेन्यू का इस तिमाही में ऐड के लिए रखा है. 5 करोड़ के आसपास का वहाँ पर आपका खर्चा है. तो क्या ये ऐड करना बहुत वाकई में ज़रूरी रहेगा, या आगे भी रहेंगे इस तरह के खर्चे सर? देखिए सर, अगर हम हिस्टोरिकली भी बात करें तो हम हमेशा से ही 3% एक बजट रखते थे मार्केटिंग के लिए, जो हम ATL एंड BTL दोनों कंबाइन करके हम यूज करते हैं. 2 साल हमने कोविड के टाइम में थोड़ा सा कम यूज किया, बट नाउ वी आर बैक ऑन ट्रैक एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो हम 3% के आसपास ही ATL एंड BTL एक्टिविटीज करेंगे. एंड ऑफ कोर्स इससे फायदा तो जरूर होता है बिकॉज जो हमारे तीनों ब्रांड है, फ्लेयर, हाउजर एंड पियर कार्टन, एक ब्रांड रिकग्निशन, ब्रांड स्ट्रेंथनिंग तो बहुत जरूरी है बिकॉज बेसिकली एक कंज्यूमर ब्रांड है. सो कंज्यूमर ऑफटेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रांड अवेयरनेस. विमल जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके जो लिस्टेड पेयर से कंपेरिजन देख रहा था तो उसमें एक नाम सेलो का भी आता है, हाल ही में उसका भी इश्यू आया था. वो भी राठौड़ है, वो भी आपके फैमिली रिलेशन वाले राठौड़ है या कुछ अलग है? ये हमारा कजिन ब्रदर है. अच्छा, तो आप दोनों एक साथ IPO लेके आए हो, ये तो गजब है. ये एक कोइंसिडेंस ही कह सकते हैं. एंड बेसिकली जब हम उनकी बात करें तो वो एक कंज्यूमर वेयर कंपनी है और हम एक स्टेशनरी एंड राइटिंग इंस्ट्रूमेंट कंपनी है. सो दोनों के वर्टिकल्स अलग अलग है. क्या बात. ओके. अच्छा, एक चीज़ और आखिरी सवाल मेरा है कि आपके 125 करोड़ के लोन हैं इस वक्त, राइट? बोरोइंग्स जो दिख रही है, कितना IPO से आप घटाने वाले और आगे चलते हुए इसको लेके क्या प्लान है? जो लॉन्ग टर्म लोन है वो हम पूरा रिपेमेंट करेंगे और बाकी का जो भी पैसा है वो थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल को कम करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद विमल राठौड़ साहब और मोहित राठौड़ साहब, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय देने के लिए. आपका IPO कल से खुलने जा रहा है. हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. उम्मीद करें कि आपके IPO को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिले, जबरदस्त सक्सेस मिले. थैंक यू सो मच सर. धन्यवाद. विमल चंद्र राठौड़ और मोहित राठौड़ साहब बताते हुए IPO के बारे में. फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज, ये IPO कल बाजार में खुलने जा रहा है. इसका भी कल विश्लेषण होगा. बहुत सारे काम बाकी है दीप. एक साथ कल 4 IPO, टाटा टेक्नोलॉजीज भी आ रहा है जिसको हम ऑलरेडी आपको सुनवा ही चुके हैं उनके मैनेजमेंट को, और बाकी 3 मैनेजमेंट से आज आपने की है मुलाकात. एब्सोल्युटली. तो बढ़िया एक्शन रहेगा IPO मार्केट में और सारी एनालिसिस अनिल जी की तरफ से आएगी ही. आइए, तब तक शो का समापन का वक्त हो रहा है. उससे पहले एक कॉल आ रहा है वागले साहब की तरफ से. वागले का वंडर. बताएं सर. दीपांशु, HDFC लाइफ बाय करके चलना है. 666, 50, 667 के आसपास का भाव है. 660 जो 4 से इसने ब्रेक किया है, मुझे लगता है ये 690 से 700 तक आपको 1 से 2 दिनों में उधर तक की मुंह दे सकता है. आपका स्टॉप लॉस एक 7 से 8 रुपए नीचे होना चाहिए 658, 659 का. HDFC लाइफ. एक और इंश्योरेंस स्टॉक आपके रडार पर आ चुका है. ये रहा वागले साहब की तरफ से. अच्छा, बाय द वे, वागले साहब तो ठीक है, हमारे सब सीनियर मोस्ट है, तो उनके लिए तो ये सवाल लागू नहीं होता जी. बाकी सबके लिए लागू होता है, स्पेशली सुमित जी के लिए ज़्यादा लागू होता है. सुमित जी, टीवी देखना कौन से साल से शुरू किया था? कौन सा साल से शुरू किया था? हाँ, टीवी कौन से ईयर? आपकी उम्र का नहीं, मतलब जिस साल में, मतलब 2000 में, 1990 में, 1980 में, 1970 में, कब से शुरू किया था? हो गए अनिल जी 30 साल के ऊपर. तो
30 साल मतलब 1993। अच्छा, तो पहला मतलब आपने भी वो वाला देखा टीवी जो एंटीना वाला होता था, ऐसा घुमाना पड़ता था ऊपर जाके, साफ आया कि नहीं वैसा? वो वाला अनिल जी नहीं देखा है। ओह, यू मिस दैट एक्चुअली। तो मैं आज इसलिए पूछा हूँ कि आज वर्ल्ड टेलीविजन डे है, और वर्ल्ड टेलीविजन डे के दिन मैं आपसे हमारे सारे दर्शकों से पूछता हूँ कि आपकी टीवी से जुड़ी हुई कौन सी यादें हैं, कौन सा आपका फेवरेट सबसे पहले टीवी प्रोग्राम रहा है। मतलब एक ज़माना था, मैं सबसे बढ़िया चीज़ है कि पहले टीवी होते थे मोटे और आदमी होते थे पतले। आपने वीडियो भी डाला है। आजकल आदमी होने जा रहे हैं पतले और टीवी हो रहे हैं मोटे। आजकल तो जेब में टीवी लेके घूमते हैं लोग। बिल्कुल स्क्रीन है। तो किस ने उस जमाने में जब वो रामायण महाभारत आती तो जैसे कर्फ्यू लग गया हो, रोड पे कोई बाहर निकल रहा है, एक टीवी के सामने 50-60-100 लोग देखते थे। हमने तो उससे वो देखा है, हमने उस जमाने में देखा है। तो जरा अपनी यादें ताज़ा कीजिए, बताइए आपका फेवरेट प्रोग्राम कौन सा रहा। हाँ, तो कौन बताना चाहता है? हाँ, सुमित जी पहले बता जाए। जी सुमित जी। वो जवान सवाल के एक सीरियल आता था। हाँ, बहुत बढ़िया था वो। यस, जवान संभाल के। हाँ, जबान हाँ, उसमें हिंदी सिखाई जाती है। पंकज कपूर। हाँ, पंकज कपूर साहब जो हिंदी सिखाते थे सब पूरे अलग अलग तरह के बोलने वालों को। दैट वाज टू गुड। यस, बहुत बढ़िया। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, हम तो उस जमाने के जो आपने भी बोला ना, एंटीना बदलते थे। अनिल जी एंटीना को घुमाते रहते थे, और उस जमाने में फेमस थी एक तो साप्ताहिक की एक चित्रहार। अनिल जी पहले बुधवार को आता था, फिर बुधवार और शुक्रवार को शुरू हुआ कृषि दर्शन आता था। बट अनिल जी टीवी की दुनिया बदली अनिल जी। जी टीवी ने 1992 में जब जी टीवी शुरू हुआ था, और शुरुआत में अनिल जी 4-4:30 बजे शुरू होता था, और अमिताभ बच्चन की सारी पिक्चरें लॉन्च हुई थी अनिल जी। यस। तो तब अनिल जी थोड़ा समय बदला था। उससे पहले तो अनिल जी एंटीना ही हिलाते रहते थे। हाँ, उस समय तो कृषि दर्शन में बैंगन उगाने की विधि तक देखा जाता था। कैसे बैंगन उगा, मतलब वो भी नहीं छोड़ते थे। हाँ, साप्ताहिक की भी नोट करते, आधा घंटे का प्रोग्राम है, हफ्ते क्या क्या होगा वो भी पेपर पेन लेके। जी मेहुल जी। तो ये जबान संभाल के साथ साथ एक और कार्य बहुत ही हुआ था जो हम देखते थे, शेखर सुमन का था, देख भाई देख। देख भाई देख। हाँ, देख भाई देख, नुक्कड़, हम लोग, बुनियाद। अच्छा, वागले साहब बताएं, सबसे आपसे ज्यादा पुराना तो कोई बता ही नहीं सकता। अनिल जी, ये बहुत गलत बात है। आप ये डिफरेंशिएट जो करते हैं मेरे साथ, मैं भी मतलब ये सब देखता हूँ। और एक सीरियल है जो शायद किसी और ने नहीं देखी होगी, आपने जरूर देखी होगी। बताए। वो है ये जो है जिंदगी। हाँ, ये जो है जिंदगी, रवि वासवानी की थी ना। शफी नामदार रवि वासवानी। बिल्कुल बिल्कुल देखिए। और एक सीरियल किसने देखा है? नुक्कड़ देखा। नुक्कड़ देखा है? नुक्कड़ में खोपड़ी कौन था? समीर नुक्कड़। आप कोई दिखता है ऐसा मिलता जुलता? वागले साहब जाके आज शक्ल मिलाइएगा। देखो मुझे नाम तक याद है, समीर कक्कड़ हुआ करता। हाँ, नुक्कड़ खोपड़ी ऐसा हुआ वाले। वागले साहब मिल रही है शक्ल? अनिल जी आप बताइए। हमें तो लगता है वही है। अनिल जी एक जिक्र मैं और जरूर करना चाहूंगा जी। ओके जी। शायद ये लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं होगा। आप संडे को महाभारत आता था, पूरे रास्ते खाली रहते थे। ये मेरा मतलब ये मैंने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कर्फ्यू लग जाता रामायण महाभारत में। जी कुणाल जी। हाँ अनिल जी देखिए, वागले जी एक सीरियल भूल गए हैं, और वो उन्हीं को समर्पित था अनिल जी। हमने तो वागले जी की कदर अब पहचानी जी। दूरदर्शन ने तो वागले की दुनिया कितने साल पहले ले आए थे। वो तो वागले की दुनिया भी अनिल जी याद कीजिए। अंजन श्रीवास्तव और मेन कैरेक्टर। हाँ, आर्चरेकर जो वो फीमेल एक्ट्रेस थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, पहला आर था शायद। ये लो मतलब वो वागले साहब का भी मतलब उस जमाने में नाम इतना बड़ा हुआ है, सोचो। हाँ, और एक वागले साहब, और 30 सेकंड सिर्फ मैं लूँगा। एक फोटो आ रही है आपके लिए। एक स्क्रीन पे एक विंडो में वागले साहब होंगे और एक विंडो में दूसरी फोटो होगी, तो तब आपको पता चलेगा कि वागले साहब ने एक्टिंग में भी कितने झंडे गाड़े हैं उस जमाने में। वो दैट वाज वंस अपॉन अ टाइम था ऐसा। आज की बात अलग है। तो मतलब ये हाँ देखिए। अब इससे ज्यादा नहीं, वागले साहब रैंडमली उठाई हुई पिक्चर, इससे ज्यादा नहीं मिला सकते। हाँ, परफेक्ट। तो आप बंसल जी बताइए, मिल रही है ना तस्वीर? मिल रही है, एकदम परफेक्ट है। मिल रही है अनिल जी। और एक चीज, एक सुबह भी अनिल जी पहले भी एक चीज ऐड करना चाह रहा था। आज वागले जी आपको सेकंड नंबर पे लेके आ रहे थे। वागले जी तब रेगुलर नहीं थे और रेगुलरली एब्सेंट होते थे शो से। वागले जी भूल गए, 2 बार आप जंगें नोट कर चुके हैं।
दोबारा करेंगे तो अनिल जी शायद सुमित जी से भी मतलब कि जंग के वोट मिलेंगे, चाहने वाले आपके इतने हैं। चलिए बढ़िया। तो ये हमारी टीवी से पुरानी जुड़ी यादें, हमने सोचा कि आज वर्ल्ड टेलीविजन डे है, आपकी भी जो भी यादें हैं शेयर कीजिए मेरे साथ में, लेकिन फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी, राकेश जी, वाले सुमित जी, आप सबका, और साथ ही मेहुल जी, हेमांग सर और कुणाल साहब और हिमांशु गुप्ता साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। दिन की ऊंचाइयों के करीब ट्रेड करते हुए बाजार निफ्टी पर 80 अंक मजबूत है। मुझे और दीप को भी दीजिए इजाजत। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आज मेरे पर आप सब खड़े हो जाएं। जय हिंद।